एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं कि हमारे देश का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किस प्रकार से बना, वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें क्या होता है, जो हमारे देश के लिए लॉ और रेगुलेशन होते हैं, उसमें ये बातें लिखी होती हैं कि हमारे देश की जो कंट्री है वो किस प्रकार से गवर्न करने वाली है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती हैं और उस तरीके से हमारी कंट्री गवर्न करती है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले असेंबली की तो जरूरत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसमें कि वो हमारे देश के लिए संविधान रच सके। तो एम.एन. रॉय है 1934 में एक आइडिया देते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत होनी चाहिए। एम.एन. रॉय पक्ष देते हैं लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं मानते। लेकिन 1935 में आईएनसी के लीडर हैं वो सपोर्ट करते हैं कि एम.एन. रॉय ठीक बोल रहे हैं, जिसके बाद ना सभी जो लोग होते हैं वो सपोर्ट कर देते हैं एम.एन. रॉय की बात, और आईएनसी के बहुत सारे लीडर मिनिस्टर होते हैं उनका सपोर्ट करने लग जाते हैं। जिसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू है इन सभी की बात लेकर जाते हैं ब्रिटिश लोगों के सामने कि हमें इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, जिसमें कि इंडिया के लोग हैं अपने देश के लिए खुद संविधान बना पाएंगे और वो खुद ही बैठेंगे उसके अंदर। जिसके बाद 1940 में क्या ब्रिटिश लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम इनकी डिमांड पूरी कर देते हैं। ये डिमांड ना वो अगस्त ऑफर में करते हैं। अगस्त ऑफर क्या था, ये अगस्त में हुआ था इसलिए अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगस्त ऑफर के अंदर कुछ डिमांड रखी थी ब्रिटिश लोगों ने कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बना देंगे लेकिन आपको हमारे लिए पहले कुछ काम करने होंगे। तो इस अगस्त ऑफर के अंदर उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जो आईएनसी है, आईएनसी के जो मेंबर्स होंगे, लीडर्स होंगे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि आईएनसी के जो बात है सभी लोग मानते हैं, तो जो सेना होगी वो भी बात मानेगी और जो सेना होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएगी तो उनको का फुल सपोर्ट करेगी। जिसमें कि क्या है, अगस्त ऑफर को जो इंडिया के लोग हैं वो नहीं मानते। आपको दोबारा समझाती हूँ। 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, ब्रिटिश लोग ये सोच रहे थे कि हम इंडिया के सेना को लेकर चले जाए लेकिन वो अच्छा ना काम करे, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आईएनसी को मना लेते हैं अगस्त ऑफर के उसमें कि आप मान जाओ, इसमें हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दे देंगे और आप हमारे साथ दोगे तो सेना भी अच्छी तरीके से उधर काम करेगी। लेकिन अगस्त ऑफर के द्वारा हमारे देश में नहीं मानते आईएनसी, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर फेल हो जाता है। जिसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। जिस क्रिप्स मिशन में भी ये बोला जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड बी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, इसमें भी ये बात बोली जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाकर ही नहीं दे रहे थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। जिसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है, क्योंकि 1946 में क्या होता है, लेबर पार्टी बन जाते हैं ब्रिटिश में एक नई पार्टी उभर के आती है, लेबर पार्टी होती है, और क्लेमेंट एटली होते हैं वहाँ के नए जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बन जाते हैं। जिसके बाद क्या है, जो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जो कैबिनेट मिशन में ना 3 व्यक्ति आते हैं। सबसे पहले आते हैं जो स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं, पैट्रिक लॉरेंस आते हैं और ए.वी. अलेक्जेंडर होते हैं। इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश असेंबली में ये तीनों ही लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर आया क्यों था, तो हम देख रहे हैं ये फेल होते आ रहे हैं, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बन रही। जिसके बाद क्या है, वो कैबिनेट मिशन इसलिए इंडिया आया था कि वो पावर ट्रांसफ़र कर ले। तो लेबर पार्टी ने इंडिया के लोगों को ये बोल दिया था कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, तो वो पावर को ट्रांसफ़र करने आए थे कि ब्रिटिश लोग इंडिया से चले जाएंगे। लेकिन इंडिया के उनके जाने के बाद इंडिया के अंदर कौन सरकार बनेगी, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए आई थी कैबिनेट मिशन, और डेड लोग रिसोल्व करने के लिए आई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कि किस प्रकार से असेंबली बनेगी, ये सब कुछ कैबिनेट मिशन करने आया था। तो उसी समय क्या है, मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो कि बार बार ये बोल रही थी कि हम पाकिस्तान मांगेंगे। तो कैबिनेट मिशन आता और ये बोल देता हम पाकिस्तान बंटवारा तो नहीं करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे ABC। उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब विभाजन नहीं किया, इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए में होगा बम्बई मद्रास सेंट्रल प्रोविजन होंगे, बी में पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन होंगे, और सी में होंगे बंगाल असम। तो उन्होंने ये बोला कि ग्रुप कर दे, पाकिस्तान अलग से विभाजन नहीं करा। उन्होंने 3 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिया और बोला कि इंडिया का डिवीज़न तो नहीं होगा, क्या होगा, ए प्रोविज़न, बी और सी।
इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इनकी अलग से असेंबली बनेगी और इनकी असेंबली अलग से बनेगी, और ये सभी इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इनका अलग से और इनका अलग से। समझ आया। कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि हम पाकिस्तान की मांग है वो पूरी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे इंडिया के अंदर। उन्होंने ABC पार्ट में बोला, और ABC पार्ट में उन्होंने बोला कि A की भी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी जिसका उनका अलग से संविधान होगा, B की अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी और ये अलग से संविधान बनाएंगे, और C की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग होगी, ये लोग अपना खुद का संविधान बनाएंगे। तो अलग अलग प्रोविंसन में उन्होंने डिवाइड कर दिया सभी को, और सभी को क्या बोला कि आपकी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाओ। तो ये बात समझ आई। जिसके बाद उन्होंने बोला सबका अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एक होगा, मतलब इन सभी का एक ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, सभी का एक मिलाकर, और सभी के अलग अलग प्रोविंसन पे खुद का अलग होगा। तीनों का एक ऊपर हेड होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक होगा, और अलग अलग से सबके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब इनके भी कॉन्स्टिट्यूशन, इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन और इनका भी, और सभी मिलाकर एक होगा, मतलब हेड जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबका ऊपर होगा ये वाला। ठीक है, तो 4 कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि 4 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और 4 कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसको दे दी, प्रोविंशियल प्रांतों को दे दी। देखो, क्योंकि यहाँ से ही लोग चुन के आएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अभी बताती हूँ कैसे लोग चुन के आएंगे, डोंट वरी। सबसे ज़्यादा पावर किसको, प्रोविंशियल को दे दी, सबका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, सबका सब कुछ अलग अलग। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट की भी चिंता, जो अलग अलग राजा रजवाड़े थे, कौन ब्रिटिश इंडिया के तो बारे में कर दिया उन्होंने, जो प्रोविंशियल थे, जो राजा रजवाड़े थे, राजा वगैरह थे, उनके लिए क्या होगा। तो ब्रिटिश लोगों ने उनके लिए बोला कि आप या तो इनके साथ मिल जाओ, सक्सेसर गवर्नमेंट इनके साथ मिल जाओ, इन तीनों प्रोविंसन में मिल जाओ, आपको नहीं मिलना तो ब्रिटिश लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लो, कुछ ऐसा एग्रीमेंट बना देंगे जिसमें कि आप भी खुश होगे। ठीक है, तो ये बात बोलते थे उनको। तो उन्होंने बोला कि जो प्रोविंसन होंगे ये अलग अलग थे ना, ये ABC अलग अलग प्रोविंसन है, तो वो 5 साल के बाद अपने ग्रुप से अलग हो सकते हैं। मतलब कि मुंबई अलग होना चाहता है, सिंध के अंदर जाना चाहता है, जा सकता है, सिंध इसके अंदर आ सकता है, तो ये 5 साल के बाद अलग हो सकते हैं। और 10 साल के बाद क्या है, ये बोल सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूनियन का, सबका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वो 10 साल के बाद वो अलग होना चाहे तो उससे अलग हो सकते हैं, और अपने लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मांग कर सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये बात बोली गई। तो हमारी जो INC है ये बोल देती है कि ये ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग क्या खुश भी ना हो, झगड़े भी हो सकते हैं, इसके लिए INC तो मना कर देती है। और मुस्लिम लीग क्या बोल देती है, ये कंपलसरी ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान विभाजन चाहता था, और विभाजन के साथ क्या होगा, उनका विभाजन उन्हें पता चला ना, पंजाब और सिंध उनका पार्ट है, तो उन्हें सोचा कि मैं 10 साल के बाद क्या करूँगा, अपने लिए अलग से मांग कर लूँगा, और क्या करूँगा, मेरा अलग से पाकिस्तान हो जाए। तो उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो तो डिवीज़न ही चाह रहे थे ऑलरेडी, और जो INC है डिवीज़न नहीं चाह रही थी, वो सोच रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर रहे। ठीक है, इसलिए वो मना कर देती है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है जो कैबिनेट मिशन की बात मान तो ले जाते हैं, लेकिन INC को थोड़ा मन में संदेह हो रहा है। जिसके बाद जुलाई 1946 में तो ये बोला गया था ना कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने ये वाली प्रॉब्लम डेड लॉक रिसोल्व कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, पावर ट्रांसफर भी तो करने आए थे कैबिनेट मिशन, तो वो बोलते हैं कि अब वोटिंग होगी, तो वोटिंग करवाते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग बोलते हैं कि हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट INC को मिलेगी, तो बाइकआउट कर देती है मुस्लिम लीग। ठीक है, जिसके बाद 1946 में इंटरिम जो गवर्नमेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। अब इंटरिम गवर्नमेंट होती क्या है ये देखते हैं। जैसे कोई भी टीचर है, टीचर को बनना होता है, सबसे पहले इसको ट्रेनिंग की जाती है ना, ट्रेनिंग दी जाती है, वो करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया जाता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंट हो जाएगी, जब ब्रिटिश लोग उनको सारी सत्ता सौंप के चले जाएंगे, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, तो उसको थोड़ा काम वगैरह संभालने का जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, वोटिंग में जी जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिसके बाद अलग अलग जगह दंगे होने लग जाते हैं, मुस्लिम लीग अलग अलग जगह दंगे करवाने लग जाती है, जिसमें 5000 लोगों की हत्या हो जाती है, और मुस्लिम लीग बाद में बोलते हैं ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे अब। ठीक है, तो आप देखोगे कि बाद में जाके मुस्लिम लीग और INC के अंदर क्या है, क्लैश हो जाता है, मतलब कि टूटना लग जाता है, वो उसकी बात नहीं मानता, वो उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद हमें विभाजन होता दिखाई देता है।
तो वो मान तो गए थे मुस्लिम लीग और ये। तो जिसके बाद क्या है, जो कैबिनेट मिशन ने ये बोला था कि यूनियन का एक वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए क्या है, एक 389 मेंबर होंगे। उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 389 मेंबर होंगे। 389 को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, 296 और 93। 296 वो मेंबर होंगे जो 292 उन्होंने इसको भी डिवाइड करा। 292 वो मेंबर होंगे जो असेंबली में जो सबका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला था, उसमें 296 में से 292 मेंबर तो ब्रिटिश प्रोविंस जो कि वोटिंग के द्वारा आएंगे, ठीक है। और 4 जो चीफ कमिश्नर होंगे, जो ये 4 यहाँ से आएंगे, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कोर्क और ब्रिटिश से आएंगे 4 लोग। और 93 प्रिंसली स्टेट होंगे, जो राजा रजवाड़े, वो 93 सीटें उनकी होंगी। यदि वो आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो उनकी सीट खाली ही छुट्टी रहेगी। तो ये बात बोली गई थी इसके अंदर। तो टोटल 296 मेंबर है, 292 इन्होंने इसमें कर दिया। तो इस प्रकार से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठक होने लगी, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो असेंबली में सभी लोग क्या है, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। जिसके बाद ये बोला गया जो सीट है, ये 292 मैंने बोली ना अभी, यहाँ पर 292 जो सीटें ये किस प्रकार से होंगे, 292 सीटें कितने लोगों को दी जाएंगी, कितनी बड़ी जनसंख्या है। तो उन्होंने बोला कि जनसंख्या का उन्होंने रेशियो निकाला और बोला एक सीट जो 1 मिलियन लोग हैं उनमें से एक लोग को क्या मिलेगी, सीट मिलेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या है, 1 मिलियन लोग हैं उनमें से वोटिंग होगी और एक व्यक्ति वहां पर बैठेगा। तो उन्होंने इस प्रकार से रेशियो निकाला और इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 292 मेंबर बैठे। उन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूट करा कि मुस्लिमों की इतनी सीट होगी, सिखों की इतनी और जनरल की इतनी होगी। तो सभी लोग बैठने लगे अपनी अपनी सीटों पे, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे। जिसके बाद जो जिसमें से मेजोरिटी सीट मतलब वोटिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया 1 मिलियन लोगों पर एक लोग बैठते हैं, तो उसमें से जो मेजोरिटी सीट है मतलब 208 जो सीटें हैं वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत लेती है। तो ये होता है, हमने देखा 208 है सीटें वो आईएनसी जीत के, जिसमें कि सभी लोग मुस्लिम लीग सब कुछ हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लग जाते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है और इसमें टोटल मेंबर 211 मतलब 211 मेंबर्स हैं, वो फर्स्ट जो मीटिंग होती है उसमें बैठती हैं। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होते हैं। मतलब वो टेम्परेरी थे, हमने बिल्कुल चुना नहीं था उन्हें, मतलब कि एक फर्स्ट वाले दिन क्या प्रेसिडेंट तो चाहिए, तो उनको हमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया था। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट था, तो हमें एक परमानेंट प्रेसिडेंट की जरूरत थी, जिसमें हमें वोटिंग के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और उसके साथ ही 11 दिसंबर को वाइस प्रेसिडेंट जो एच.सी. मुखर्जी उनको भी चुन लिया जाता है, और एडवाइजरी जो सलाहकार थे बी.एन. रो को चुन लिया जाता है। तो एक एक दिन को छोड़कर इंपॉर्टेंट डे हो रहे हैं, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या पेश करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पास करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था क्या, तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर उन्होंने ये बात बोली गई थी कि जो चीज़ें लिखी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बताई थी। तो वो कौन सी बातें थी, जैसे कि हमारे देश में सभी जो धर्मों को इक्वल माना जाएगा, सेकुलरिज्म होगा, हमारे देश के अंदर सोवरनिटी होगी, हमारे देश में डेमोक्रेटिक होगी। तो ये सारी बात थी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था कि हमारे देश के अंदर ये सारी बातें होंगी। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर जो सारी बातें बोली गई थी वो आज हमारे प्रियम्बल के अंदर है। जैसे कि हमारे देश के अंदर क्या है, सेकुलरिज्म है, सोवरनिटी है, इंटीग्रिटी है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ये सारी बातें में हमारे प्रियम्बल के अंदर दिखाई देती है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के अंदर बात बोली गई थी, ठीक है। तो 13 दिसंबर को पेश करते जवाहरलाल नेहरू, और सभी लोग ना सिग्नेचर कर देते हैं कि 22 जुलाई 1947 में कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में बातें हैं। सभी लोगों ने सिग्नेचर 22 जुलाई 1947 तक कर दिए थे, मतलब मान लिया था, ठीक है। 3 जून 1946 में माउंट बेटन प्लान आता है। ये माउंट बेटन प्लान क्या था, तो माउंट बेटन प्लान के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था जो मुस्लिम लीग है और आईएनसी के अंदर क्लैश हो रहे थे, बार बार झगड़े हो रहे थे, वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, वो उनकी बात नहीं, तो माउंट बेटन प्लान आता है और उसके आधार पर ये होता है कि जो मुस्लिम लीग बोल रही थी ना हमें अलग से पाकिस्तान, तो माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत इंडिया के पार्ट कर दिए जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है पाकिस्तान और एक होता है इंडिया।
तो माउंटबेटन प्लान है, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न करवा देता है, तो जिसमें कि हमने देखा था जो सीटें थी वो अब कम हो जाती है, 299 सीटें रह जाती, क्योंकि जो मुस्लिम लीग में जो लोग बैठे थे उनकी तो सीटें घट गई ना, तो जो 389 जो सीटें थी वो अब क्या है, अब हमने देख लिया 389 जो सीटें थी अब वो कितनी हो गई है घट के, वो 299 सीटें, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की जो सीटें है वो चली गई हैं, क्योंकि वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हमारे देश के लिए, हम बनाएंगे। तो फर्स्ट स्पीकर 3 जून को 1947 में हमें फर्स्ट स्पीकर भी चुनना पड़ता है, तो जीवी मलिकर है उनको हम चुन लिया जाता है फर्स्ट स्पीकर करके, ठीक है। जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो जाता है, सभी मेंबर सिग्नेचर कर देते हैं और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने कब लागू किया, 26 जनवरी को लागू करा। तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि किस प्रकार से इतना लॉन्ग टाइम क्यों लिया, हमें तो तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, तो तभी हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, क्यों इतना लेट? क्योंकि हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है हमने ये सोचा था कि जो 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, हमारे देश में जो हमारे नेता थे लाहौर सेशन में क्या बोलते हैं कि हम ना 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में क्या पूर्ण स्वराज दिन मनाएंगे, मतलब हमें पूरी आज़ादी मिले, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को वो मनाया था। तो उसमें ब्रिटिश लोग फेल कर देते हैं, तो उसी दिन को और ज़्यादा महत्व देने के लिए हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने क्या बोला कि हमने 26 जनवरी का महत्व देना है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वराज जो डे है वो पूर्ण स्वराज डे नहीं मना पाए ब्रिटिश लोगों के, लेकिन अब तो हम उस डे को इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कर दिया और 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस बन गया हमारे लिए। जुलाई 22 1947 को हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट कर लिया गया। तो हमारा नेशनल फ्लैग है ये किसने डिज़ाइन किया है, ये पिंगली वैन किया है, उन्होंने डिज़ाइन किया हमारे देश का फ्लैग। मई 1949 में क्या होता है, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप बन जाता है। कॉमनवेल्थ होता क्या है, तो कॉमनवेल्थ नेशन वो स्टेट होते हैं जो ब्रिटिश लोगों ने जिन पर उपनिवेश कर रखा ना, उसका मेंबर बन जाता है। तो उसका मेंबर क्यों बना, हम तो आज़ाद हो चुके, तो उसका मेंबर मतलब इंडिया वैसे ही बन गया, वो उससे अलग होना चाहता है तो कभी भी अलग हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि उसको कंपलसरी होना था, वो ऐसे ही बन गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया और 24 जनवरी 1950 को हमने अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट चूज कर लिया जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये अब जो मेजर कमेटी थी, जो इम्पोर्टेंट कमेटी है वो देखते हैं, जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी है, उनके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजन कमेटी के जो लीडर थे, जो हेड थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। जो हमारे एडवाइज़र कमेटी, एक एडवाइज़र कमेटी भी आएगा, उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है और उनको ही हमारे देश का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रूल कमेटी और स्टीयरिंग जो कमेटी है जो सब कुछ संभाल रही थी, सारा जो काम भार, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और बाद में हमने अपने प्रेसिडेंट भी चुन लिए। तो इस प्रकार से था। अगली जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी किस प्रकार से जो हमारी हिंदी भाषा को लेकर किस प्रकार की बहस चढ़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो देखेंगे। हमने अलग अलग जगह से क्या चीज़ें बोरो की है वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये सारे जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब माई चैनल।